Hello friends, this is Sakshi and you are on my YouTube channel Enjoy Learning with Sakshi Pandey। आज की वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 4 विच इज़ कोल एंड पेट्रोलियम। ओके, सो कोल के बारे में तो आप सब जानते हैं, जिसे हिंदी में आप सब कोयले के नाम से जानते होंगे। और पेट्रोलियम से तो आजकल सबको ही फेमिलियर है, आपकी गाड़ियों में होता है पेट्रोलियम। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि जो भी हमें रिसोर्सेस मिलते हैं, जो भी हमें नेचुरल रिसोर्सेस मिलते हैं, वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं रीन्यूएबल और एक होते हैं नॉन रीन्यूएबल। तो रीन्यूएबल ऐसे होते हैं कि हम उन्हें जितना भी यूज़ करें वो वापस आ जाते हैं, पर नॉन रीन्यूएबल ऐसे होते हैं कि उनका एक लिमिटेड स्टॉक होता है और अगर हमने उसे पूरी तरह से ख़त्म कर दिया तो फिर हमारे पास वो रिसोर्स नहीं बचेगा, पूरी तरह से रिसोर्स ख़त्म हो जाएगा। तो रीन्यूएबल रिसोर्स में आपका क्या आ जाएगा? आप बोल सकते हो सनलाइट, आप वाटर का भी एग्जांपल ले सकते हो, क्योंकि जितना हम धरती पे यूज़ करते हैं वो वापस से वाटर साइकिल से आ जाता है। सो दैट इज़ ऑल्सो अ रीन्यूएबल रिसोर्स। पर हमारा जो चैप्टर का टाइटल है कोल एंड पेट्रोलियम, both are the sources of energy and are non-renewable and thus exhaustible। यानी ये सारे एनर्जी के सोर्सेस हैं और दोनों के दोनों नॉन रिन्यूएबल हैं। यानी अगर हमने इनका लिमिटेड स्टॉक ख़त्म कर दिए तो और हमारे पास नहीं होंगे, और ये इसी वजह से एग्जॉस्टेबल हैं, यानी ख़त्म हो सकते हैं। They are made by the nature a long time and will be completely consumed after long time use। यानी नेचर को बहुत टाइम, 1000 of years लगा है वो बनाने में, ये कोल और पेट्रोलियम बनाने में नेचर को 1000 of years लगा है, और फिर भी लिमिटेड स्टॉक है हमारे पास। और अगर हमने उसे ओवर कंज्यूम किया, ओवर यूज़ किया, तो ये जो हमारे पास है ये भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। इस तरह से पिक्चर्स आपने देखी होंगी कोल से रिलेटेड। कोल इज़ अ कंबसिबल सेडिमेंट्री ऑर्गेनिक रॉक फॉर्म्ड फ्रॉम वेजिटेशन। यानी ये जो है वो वेजिटेशन से बना है, यानी जो भी हमारे ट्रीज़ हैं उनसे बना है। ठीक है, ट्रीज़ के कुछ पार्ट्स हैं वो धरती के अंदर बहुत टाइम तक रहे हैं, उसके बाद हमें ये कोल मिला है। और ये कंबसिबल है, यानी कि ये जल सकता है, ऑर्गेनिक है। इन अदर वर्ड्स कोल इज़ अ फॉसिल फ्यूल। दूसरे शब्दों में कहें तो ये एक फॉसिल फ्यूल है विच इज़ क्रिएटेड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स दैट लिव्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। यानी मिलियन बिलियन ईयर्स पहले जो प्लांट्स थे उनसे बना है हमारा कोल। ठीक है, और ये एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, यानी ये फिर से नहीं बनेगा क्योंकि इसे मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, और अगर हमने इसे ओवर यूज़ किया तो ये ख़त्म हो जाएंगे। अब ये नॉन रिन्यूएबल क्यों है? ये दोबारा बन तो सकते हैं पर इनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसी वजह से ये एग्जॉस्टेबल या नॉन रिन्यूएबल है। अब आपने ये जो कोल पढ़े होंगे तो कोल जो होते हैं वो 4 तरह के होते हैं: पीट, लिग्नाइट, सब बिटूमिनियस रॉक एंड बिटूमिनियस कोल। एक और बार बता देती हूँ: पीट, lignite, subbituminous coal and bituminous coal, and these four are the pictures of the 4 types of coal। Now let's see formation of coal, यानी किस तरह से कोल का फॉर्मेशन होता है। Most of the coal we use now was formed about 300 million years ago। यानी आजकल जो हम कोयला इस्तेमाल करते हैं वो 300 साल पहले बना था, जब अर्थ में बहुत सारे पेड़ पौधे थे, तब ये कोल का फॉर्मेशन हुआ था। As plants and trees died, their remains sank to the bottom of the swampy areas, making layers and layers of plant material and eventually forming a thick material which down further in the earth gradually forming coal। यानी जैसे जैसे ये प्लांट्स और ट्रीज़ मरते गए ये ज़मीन पे लेयर बनाने लगे, और यही बहुत सारा लेयर जब ज़मीन के अंदर दब गया तो फिर यही कोल बना। यानी नेचुरल फॉर्म में ये कुछ और नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट और ट्रीज़ है। In the process, the content of carbon increase and finally leaving carbon with traces of volatile elements and substances. So, in this process, carbon amount has been increased।
कोल फॉर्मेशन इज़ अ प्रोसेस दैट स्टिल गोज़ ऑन, यानी कोल फॉर्मेशन जो है वो एक ऐसी प्रोसेस है जो अभी भी चल रही है। यानी आज हम यहाँ पे बैठ के फ़ोन देख रहे हैं, पर फिर भी ये जो कोल फॉर्मेशन है ये अभी भी हो रही है, पर इसकी प्रोसेस बहुत धीरे धीरे है। इसे मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं एक पीस कोल का बनाने के लिए। ओके, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल इज़ कॉल्ड कार्बनाइजेशन, यानी कोल जो है उसके बनने का जो प्रोसेस होता है वही कहलाता है कार्बनाइजेशन। अब हमने जो कोल के टाइप पढ़े थे वो देख लेते हैं। सबसे ऊपर जो अर्थ की लेयर है वहाँ पे जिस तरह का कोल हमें मिलता है उसे हम कहते हैं पीट। फिर उसके नीचे हमें मिलता है लिग्नाइट, देन सब बिटूमिनस एंड देन बिटूमिनस, एंड सबसे लास्ट में जो मिलता है सबसे डीप, दैट इज़ द एंथ्रेसाइट टाइप ऑफ कोल। नाउ लेट्स सी कंपोजिशन, यानी इन सब में कितना कंपोजिशन है, किस एलिमेंट का कितना परसेंटेज रेट है, किस में, कोल में। यानी कोल जो है वो बहुत सारे एलिमेंट से बना है, तो अब हम देखने वाले हैं कि हर एक एलिमेंट का कितना परसेंटेज है। सो इट इज़ जनरली मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और मेटल्स। तो देखते हैं इनका क्या रेट है। सबसे पहले कार्बन जो है वो 83 to 87% होता है। हाइड्रोजन जो है वो 10 to 14% होता है। फिर नाइट्रोजन वो 0.1 से 2% होता है। ऑक्सीजन जो है वो 0.1 से 1.5% होता है। सल्फ़र जो है वो 0.5 से 6% होता है। और मेटल्स जो होते हैं वो 0.1% से भी कम होते हैं। सो अब हमने पढ़ लिया कि कोल क्या है, क्या इसके एलिमेंट्स हैं, क्या इसके टाइप्स हैं। नाउ लेट्स सी इट यूजेस। कोई भी चीज़ है तो उसका कुछ ना कुछ यूज़ तो होगा ही, तो इस कोल का भी कुछ ना कुछ यूज़ है जो हम पढ़ने वाले हैं। कोल इज़ यूज्ड एज अ सॉलिड फ्यूल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन थर्मल इलेक्ट्रिकल प्लांट्स, यानी थर्मल एनर्जी आपने पढ़ी होगी। तो थर्मल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि कोल से प्रोड्यूस होती है। तो ये हम सिंपली कह सकते हैं कि ये एक सॉलिड फ्यूल है जो कि थर्मल इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। कोल इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ सॉलिड फ्यूल टू प्रोड्यूस हीट थ्रू कंबशन, यानी साथ ही साथ ये एक सॉलिड फ्यूल भी है जिससे हीट प्रोड्यूस होती है इन द प्रोसेस ऑफ कंबशन। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग कोक एंड केमिकल्स लाइक इथेनॉल, यानी इससे बहुत सारे केमिकल्स भी बनते हैं जैसे कि कोक या फिर एथेनॉल। नाउ लेट्स सी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। So now let's see what is this destructive distillation of coal. So coal can be found in all the three states: gaseous state, liquid state and solid state. In gaseous state it is coal gas, in liquid state it is coal tar, and in solid materials it is coke. तो कोल गैस तो हम सब जानते हैं, इसका फ्यूल के रूप में यूज़ किया जाता है, जबकि जो कोल टार है इसमें 100 से भी ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, यानी एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड मिक्सचर है। और जो कोक है it is the pure carbon used as reducing agent in industries. Okay, so these are the three states of coal. It is the process in which a solid material, यानी जो destructive distillation है उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो सॉलिड मटेरियल है, आमतौर पे कोल या फिर वुड, इज़ हीटेड एट हाई टेम्परेचर इन एब्सेंस ऑफ एयर टू ऑब्टेन कोक, कोल टार और कारकोल एंड कोल गैस। यानी इसमें जनरली हम इसका स्टेट बदलते हैं, यानी कोल को जो है हम उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं और एब्सेंस ऑफ एयर, यानी एयर जो है उसको पूरी तरह से गायब कर देते हैं, एकदम वैक्यूम की तरह हो जाता है। ठीक है, यानी वहाँ पे एयर है ही नहीं और उसे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट किया जाता है ताकि उसे कोक, कोल टार या फिर कारकोल या कोल गैस बनाया जा सके। देन वाई इट इज़ कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव। डिस्टिलेशन तो समझ आ गया कि इसका स्टेट चेंज कर रहे हैं, पर इसे डिस्ट्रक्टिव क्यों कहते हैं? So it is called destructive because the chemical composition of the substance is cracked at high temperature to give smaller substance as end product
विच आर डिस्टिंक्टली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द रॉ मटेरियल। अब ऐसा इसीलिए करते हैं क्योंकि शुरुआत में ये एकदम अलग होता है, पर जब हमारी प्रोसेस ख़त्म हो जाती है तो ये उससे काफ़ी अलग ही एकदम, मतलब जो पुरानी चीज़ें थी, उसका जो पुराना केमिकल कंपोजिशन था उसको पूरी तरह से ख़त्म कर देता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। और जो न्यू प्रोडक्ट्स मिलते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ इनसे एंटायरली पूरी तरह से डिफरेंट होती है, और इसी वजह से इसे डिस्ट्रक्टिव कहते हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ कोक। Coke is a solid carbonaceous residue derived from low sulfur bituminous coal। यानी ये जो है एक रेजिड्यू होता है, कंबशन करने के बाद जो रेजिड्यू बचता है उस तरह का है। हम बिटूमियस कोल को जलाते हैं जिसमें सल्फ़र की मात्रा कम हो, तब हमें ये कोक प्रोड्यूस होता है। कोक इज़ यूज्ड एज अ फूल एंड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन स्मेल्टिंग आयरन ओर इन ब्लास्ट फर्नेस। यानी इसको जनरली हम फ्यूल के रूप में यूज़ किया करते हैं, और साथ ही साथ जो हमारा कोल है उसमें कुछ और चीज़ें मिला के हम स्टील्स भी बनाते हैं। अब हम आते हैं कोल टार। तो वो कुछ इस तरह का लिक्विड सब्सटेंस होता है। मैं आपको एक और चीज़ बताने जा रही हूँ कि जो आप रोड्स देखते हो एकदम ब्लैक ब्लैक रोड्स, उनका ब्लैक कलर किस वजह से होता है? इसी कोल टार की वजह से होता है। कोल टार इज़ ब्राउन और ब्लैक लिक्विड। यानी जनरली जो होता है इसका जो कलर होता है वो ब्राउन या फिर ब्लैक होता है, और इसकी वाइस्कोटिसिटी बहुत ज़्यादा होती है, यानी ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है। ठीक है, इसकी डेंसिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और एकदम नैप्थलिन की तरह इसकी स्मेल आती है। Being flammable, coal tar is sometimes used for heating or to fire boilers। यानी ये फ्लेमेबल होता है, यानी फ्लेम भी देता है, इसी वजह से इसे कई बार फायर बॉयलर्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। Tar is also used in treatment of the skin disease psoriasis where coal tar is the most effective। यानी इसे एक स्किन ट्रीटमेंट में भी यूज़ किया जाता है जिस डिसीज़ का नाम है सोरियासिस। तो इसमें जो होता है कोल टार सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, यानी सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन में ही नहीं, ट्रीटमेंट में भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेक रोड्स। अभी मैंने आपको बताया कि रोड्स पे जो ब्लैक कलर होता है वो सिर्फ और सिर्फ इस कोल टार की वजह से होता है। नाउ लेट्स सी कोल गैस। कोल गैस plant. Coal gas is a flammable gaseous fuel made from coal and supplied to the user via a piped distribution system। यानी ये एक तरह का गैस होता है, ठीक है, जो कि फ्लेमेबल फ्यूल होता है, ठीक है, और इसका एक पूरी तरह से प्लांट होता है जिसमें पूरी तरह से अच्छे से स्टोर किया होता है। फिर उसकी जो पाइप होती है अलग अलग घरों से कनेक्टेड होती है जहाँ पे इसे जाना होता है। ओके, तो ये होता है कोल गैस जो कि पाइप टू पाइप सप्लाई होता है घरों में। The gas obtained when coal is heated strongly in the absence of air is called coal gas। यानी जब भी हम कोल को बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर हमें कोल गैस मिलता है। यानी सिंपल वर्ड्स में कहें तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। Town gas is more general term referring to manufactured gaseous fuels produced for sale to consumers and municipalities। यानी जनरली इसका नाम तो कोल गैस है, पर अगर हम जनरली सुनने को कहेंगे तो सुनने में हमें कोल गैस नहीं टाउन गैस नाम सुनाई देता है। सो नाउ लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ पेट्रोलियम। यानी अब हमने क्या पढ़ लिया? कोल। चैप्टर का नेम था कोल एंड पेट्रोलियम। सो कोल हमने पूरी तरह से ख़त्म कर लिया है। अब हम आते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पेट्रोलियम पे। Petroleum is a naturally occurring flammable liquid found in geologic formations beneath the earth's surface। यानी एक लिक्विड होता है जो कि फ्लेमेबल होता है और साथ ही अर्थ की सरफेस के बिलो फाउंड होता है। अब किस तरह से ये पेट्रोलियम बनता है? कोल हमने पढ़ा था, कोल किससे बनता है? प्लांट से। तो ठीक इसी तरह से जो पेट्रोलियम है वो सी एनिमल्स की वजह से बनता है, और ये सी या ओशंस में ही हमें जनरली मिलता है। 300 to 400 मिलियन ईयर्स अगो जो ओशन था वो इस तरह से बहुत सारे वैरायटी ऑफ फोना से भरा हुआ था, यानी बहुत सारे एनिमल्स थे वहाँ पे, ठीक है। पर कुछ प्लांट्स जो थे वो मरते गए टाइम के साथ, तो उनके जो एनिमल रिमेन्स थे वो नीचे चले गए, ठीक है। फिर उसके ऊपर सैंड और सिल्ट की लेयर बन गई, फिर धीरे धीरे ये लेयर बढ़ती गई, और एक वक्त ऐसा आया कि ये जो प्लांट और एनिमल रिमेन्स है मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद, यानी आज
के टाइम में ये क्या बन चुके हैं, ऑयल एंड गैस डिपोजिट्स, जहाँ पे हमें पेट्रोलियम देखने को मिलता है। पेट्रोलियम वॉज प्रोड्यूस्ड व्हेन सी क्रिएचर्स डाइड एंड गॉट कवर्ड विद सैंड एंड क्ले। यानी पेट्रोलियम जो है वो तब प्रोड्यूस हुआ था जब बहुत सारे सी क्रिएचर्स मर गए थे और उनके ऊपर सैंड और क्ले की लेयर डिपॉजिट हो गई थी अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। यानी वहाँ पे प्रेशर भी ज़्यादा था और टेम्परेचर भी ज़्यादा था, और उसी कंडीशंस के अंदर ये जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं वो पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस में बदल गए। फिर आपने कभी कभी सुना होगा तेल के कुएं। सो व्हाट इज़ एन ऑयल वेल, यानी क्या है ये तेल का कुआं। एन ऑयल वेल इज़ जनरली टर्म फॉर एनी बोरिंग थ्रू एन अर्थ सर्फेस दैट इज़ डिजाइन टू फाइंड एंड अक्वायर पेट्रोलियम ऑयल। यानी एक मेथड होता है जिससे अर्थ के सरफेस के नीचे तक हम ऐसे बोरिंग करते हैं जिससे हमें पेट्रोलियम ऑयल ऑब्टेन हो जाए, और एक पंप यूज़ किया जाता है पेट्रोलियम ऑयल को निकालने के लिए। कुछ इस तरह से उसका सिस्टम होता है। ये जो है यहाँ से बोरिंग की गई है, और ये जो है ये आसपास जो भी आपको दिख रहा है, दिस इज़ नन अदर देन पेट्रोलियम। ओके, now let's see petroleum products. Petroleum oil is processed to obtain various fractions in oil refineries, which separated by fractional distillation and treated by other chemical processes to be used for a variety of purposes. यानी जो हमें पेट्रोलियम मिलता है, ये जो हमें ज़मीन के अंदर से मिलता है, दैट इज़ नॉट सो मच प्योर। इसे अच्छे से प्योर किया जाता है, सेपरेशन किया जाता है एक प्रोसेस से जिसका नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और उससे हमें और भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ओके, सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है क्रूड ऑयल, यानी ये कच्चा तेल है, ठीक है। इसका हमने टेम्परेचर बढ़ाया है, तो सबसे पहले जब हमने 370 डिग्री सेल्सियस किया तो हमें क्या मिला, फ्यूल ऑयल मिला, और इसका और इसका कम करके 300 डिग्री कर दिया तो हमें मिल गया डीजल ऑयल, फिर और कम करके केरोसिन बना दिया, फिर और कम करके गैसोलीन बना दिया। यानी इसके टेम्परेचर बढ़ाने और घटाने से हम इसे अलग अलग पार्ट्स में सेपरेट कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ वी सेपरेट देम। लिस्ट ऑफ वेरियस ऑर्गेनिक फ्यूल्स, यानी कौन कौन से फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। दे आर इथीन, डीजल, फ्यूल ऑयल्स, गैसोलीन, कीरोसिन, liquefied petroleum gas that is LPG, bulk tar, petroleum coke that is used in specialty carbon products or a solid fuel. Excess of petroleum products usage leads to, अगर हमने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को ओवर यूज़ किया तो क्या होगा, जनरेशन ऑफ हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड। यानी मिलियन ऑफ टन जो है वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होंगे अगर हमने इन्हें बहुत ज़्यादा यूज़ किया तो। और साथ ही साथ इसको ज़्यादा यूज़ करने से एसिड रेन भी होता है, और जो ग्राउंड वाटर है उसे भी नुकसान पहुंचता है, और जो वाटर टेबल है उसका लेवल भी नीचे चला जाता है। कंटेमिनेशन ऑफ लैंड एंड वाटरवेज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ होम्स फ्रॉम फ्लाई एश स्पिल्स, impact of water use on flows of rivers and consequential impact on other land uses। यानी अगर पानी में जाता है तो जो एक्वाटिक एनिमल्स है उन्हें नुकसान पहुंचता है, अगर लैंड पे रहता है तो भी नुकसान पहुंचाता है, और काफ़ी पल्यूशन भी ये करता है। सब्सिडेंस ओवर टनल्स समटाइम्स डैमेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कभी कभी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डैमेज करता है। लंग कैंसर भी होता है। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारी रिलीज़ होती है जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि एयर सनरेज को ट्रैप करती है, और जिस वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी और हमारा टेम्परेचर भी बढ़ेगा। कोल जो है दैट इज़ अ वेरी लार्ज कॉन्ट्रीब्यूटर इन द इंक्रीज ऑफ CO2, यानी इन सब के यूज़ से बहुत सारा अमाउंट ऑफ CO2 जो है हमारे यहाँ बढ़ रहा है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग भी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। सो नाउ द चैप्टर हैज़ बीन completed. Wish you like the video. Thanks for watching the video. Thank you.